Theme of the essay. The essay is an eyewitness account of the havoc displayed at Nagasaki on 9th of August 1945. नागासाकी में जो तबाही हुई उस दिन 9 अगस्त 1945 के दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए. It was during the Second World War that atomic bombs were dropped on 2 cities of Japan, one on Hiroshima and the other on Nagasaki. ये ऐसे जिसने लिखा है, राइटर का नाम है मिशियाटो इचिमारो, और वो खुद चश्मदीद गवाह है इस वाक़े का, इस बहुत बड़ी तबाही का, और इसने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा, जो तबाही इसने देखी, उसको इसने एज इट इज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टाइल में डिस्क्राइब किया है. Thousands of innocent people became the victims of that destruction. हजारों लोग उस तबाही का शिकार हुए. Misato Ichimuro was a freshman at Nagasaki Medical College. वो नागासाकी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था खुद. Being unable to reach there, fortunately he remained safe. उस दिन जिस ट्रैम कार पे उसने जाना था, वो ट्रैम कार डिरेल हो गई किसी एक्सीडेंट की वजह से, और इसलिए वो लकी रहा कि वो मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच सका उस दिन. और उसका मेडिकल कॉलेज जो था वो हाइपो सेंटर से बहुत करीब था, यानी जहाँ पे बॉम्ब एग्जैक्टली जिस प्लेस पे ड्रॉप हुआ था उसके करीब था मेडिकल कॉलेज, और उसके मेडिकल कॉलेज में तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था. तो ये खुद तो लकी रहा, ये नहीं जा सका, और इस ऐसे में उसने तमाम हॉरिबल डिटेल्स को डिस्क्राइब किया है. द थीसिस प्रेजेंटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द लेसन बिकम्स हाईली इफेक्टिव. इसी ऐसे के एंड पर उसने जो रिमार्क्स दिए हैं वो उसका ओपिनियन है इस तमाम डिटेल के बाद, और हम ये कह सकते हैं कि ये थीसिस है जो कि उसने प्रेजेंट किया है, एंड पर प्रेजेंट किया है, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. वो उसके कमेंट्स इस लेक्चर में इंक्लूडेड है, मैं आपको बताऊंगी. नो उसका जो रिमार्क या थीसिस है दैट इज़ हाईली इफेक्टिव इन द लाइट ऑफ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट हॉरिबल इंसिडेंट. जब हम इस हॉरिबल इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, जब ये सारी डिटेल्स को पढ़ते हैं, तो उसके बाद उसका कमेंट जो है वो हमें मजबूर करता है इस बात पर कि वी कलेक्टिवली मस्ट से नो टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. की पॉइंट्स, द ऑसम पावर ऑफ द ब्लास्ट. वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि राइटर ने इस ऐसे में डिस्क्राइब किए हैं, जो हमें बताते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ उस दिन वो कितना ज़्यादा पावरफुल था और कितना ज़्यादा हॉरिबल उसका इफेक्ट था. On 9th August 1945, the writer could not reach his medical college due to tramcar accident. At 11 a.m., he heard the sound of a B-29 bomber passing overhead. Then the air flashed yellow and there was a huge blast of wind. हवा में एकदम से ब्लास्ट होता हुआ सुनाई दिया, और जबकि वो अपनी लॉजिंग पे मौजूद था 11 बजे के करीब. द स्काई टर्न फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक. और उस दिन आसमान जो था वो नीले रंग से स्याह रंग का हो चुका था. द ब्लैक रेन स्टार्टेड टू फॉल. ऐसा लगता था कि जैसे काले रंग की बारिश जो है वो होने लग पड़ी है. ये असल में काले रंग की बारिश नहीं थी, बट द थिंग्स वर बीइंग बर्न्ड. और वो जो बर्न्ड पार्टिकल्स थे वो इधर उधर हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लैक रेन हो रही हो. द वॉल्स बिटवीन द हाउसेज वर रिड्यूस टू रबल. जो घरों के दरमियान दीवारें थीं वो बिल्कुल मलबे का ढेर बन चुकी थीं. He himself got injured by the broken window pane and got fainted. बेटा he was in his lodging. जब ये धमाका हुआ था और उसके अपने अपार्टमेंट में एक टूटी हुई जो खिड़की का शीशा है उसको लगा और वो जख्मी हो गया, और उसके बाद वो बेहोश हो गया. On regaining consciousness, he tried to reach his college, but he could not succeed. जब उसे होश आया तो उसने कोशिश की कि अपने कॉलेज में पहुंचे, लेकिन उस दिन वो कामयाब ना हो सका. There were fires everywhere. हर जगह आग लगी हुई थी. The clothes of many people were in rags and shreds of skin hung from their bodies. लोगों के कपड़े जो हैं वो फट चुके थे और रैग्स में थे, और उनकी स्किन के जो पीसेस हैं, जो उनके श्रेड्स हैं, वो उनकी बॉडी से लटके हुए थे. इतना हॉरिबल सीन था. दे लुक लाइक गोस्ट विद वेकेंट स्टेयर्स. वो बिल्कुल गोस्ट की तरह से लग रहे थे और इधर उधर खाली खाली नज़रों से देख रहे थे. उनको देखकर ये लगता था कि वो अभी तक यकीन नहीं कर पाए कि कौन सी बड़ी तबाही उनके ऊपर आ चुकी थी, और विदाउट एनी crime of their own. They were completely innocent people and they didn't deserve that. लेकिन अमेरिका जो कि इंसानी हुकूक का बहुत बड़ा लमदार बनता है और क्लेम करता है कि वो राइट्स को प्रिजर्व करेगा लोगों के, लेकिन देखें कि उन्होंने बगैर सोचे समझे इतने ज़्यादा लोगों को किस तरीके से उस दिन डिस्ट्रॉय किया.
The next day he entered his medical college and noticed that the buildings were burned. अगले दिन वो पहुंचने में कामयाब हुआ अपने मेडिकल कॉलेज. उसने वहां पे जाके देखा कि तमाम इमारत जल चुकी थी. एंड ओनली द कंक्रीट एंड आयरन स्केलेटन्स रिमेन्ड. और सिर्फ उनके कंक्रीट के और लोहे के बने हुए जो ढांचे हैं इमारत के वो तो खड़े थे, लेकिन उसके अलावा जो वुड और बाकी जो मटेरियल था वो तमाम का तमाम डिस्ट्रॉय हो चुका था, कम्प्लीटली जल चुका था. There was a dead body of a man lying in a tub of water so pathetically. उसने देखा कि एक इंसान की डेड बॉडी एक वाटर टब में पड़ी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो इंतहाई बुरी कंडीशन में था. There were women crying in the fields. खेतों से ख़वातीन के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं. There were black burnt bodies with the white edges of bones showing in the arms and legs. और हर तरफ जली हुई स्याह डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थीं और इवन उनकी जो बाजू और टांगों की जो बोन्स थी उनके वाइट एजेस भी नज़र आ रहे थे. ये इंतहाई हॉरिबल सीन था जिसको बड़ा मुश्किल है डिस्क्राइब करना. द स्कूल बिल्डिंग मेड ऑफ वुड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. और जो इमारत जो हैं उसकी स्कूल की वो लकड़ी की बनी हुई थी, वो तो मुकम्मल तबाह हो चुकी थी. एंड द ग्रीन माउंटेन चेंज इनटू अ बेल्ट माउंटेन. और उसी बाउंड्री के अंदर ही एक हिल थी जो कि बहुत खूबसूरत लगा करती थी, ग्रीन थी, उस पर वेजिटेशन थी और ब्यूटी ऑफ नेचर को रिफ्लेक्ट करती थी. वो ग्रीन माउंटेन अब बेल्ट माउंटेन हो चुकी थी. जो ग्रीनरी थी वो दैट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. Some of his friends were still alive and were asking for water. जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसके कुछ दोस्त जो हैं वो आवाज़ें लगा रहे थे, गिव मी वाटर प्लीज़, लेकिन इससे पहले कि वो उनको पानी पिलाता उनकी डेथ हो चुकी थी. और कुछ जो थे ही हिमसेल्फ कैरिड सम ऑफ देम टू देयर होम्स. जो ज़्यादा इंजर्ड लोग थे उनको खुद इसने उनके घरों तक पहुँचाने की कुछ लोगों को कोशिश की और पहुँचाया भी. एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फेलो, जूडो करता था, ये स्ट्रॉन्ग फेलो था एक उसका क्लास फेलो. हु हिमसेल्फ रीच्ड हिज होम राइडिंग हिज बाइसिकल. वो किसी न किसी तरीके से अपनी साइकिल चलाता हुआ अपने घर पहुंचने में कामयाब हुआ, लेकिन वहां पहुंचते ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ. और all of them however all of them died within few days. तमाम के तमाम उसके, चाहे ये स्ट्रॉन्ग फेलो हो या दूसरे लोग जिनको खुद उसने अपने घरों तक पहुंचाया था, सब के सब ही अगले आने वाले चंद दिनों में उनकी डेथ हो गई. There were so many dead bodies that the disposing them of was a problem, so those were piled up and burned. इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ थी, इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग मरे थे कि उनकी डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ करना भी उनके लिए बहुत बड़ा मसला था. और उन्होंने लकड़ियों का ढेर लगाया और डेड बॉडीज़ को पाइल अप किया और उनको बर्न कर दिया. दिस मस्ट हैव बिन really horrible, really pathetic. और पता नहीं किस तरीके से उन लोगों ने इस चीज़ को टॉलरेट किया होगा, but they were really courageous people. The writer says, I clearly remember the movement of their bowels in the fire. बेटा उनकी आंतों की हरकत जो है ना आग के अंदर, वो भी राइटर को क्लियरली याद है. ये चीज़ देखना, इसको इस तरीके से याद रखना, ये इंतहाई पेनफुल बात है. और जो जापानीज़ नेशन है, सल्यूट टू देम कि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हैं, इतनी ज़्यादा उनके अंदर टॉलरेंस है, इतनी ज़्यादा उनके अंदर करेज है. वो वाकई में एक डिग्निफाइड नेशन है कि जिन्होंने इतनी बड़ी तबाही को भी बर्दाश्त किया और अपने आप को कंपोज किया. और दोबारा से ऐसा था कि जैसे एवरीथिंग वाज टर्न इनटू एशेस, और उन एशेस से दोबारा से वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने आप को कंपोज किया, कलेक्ट किया और दोबारा से जो है वो अपनी नेशन को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग किया. Conclusion of the essay. After the description of these horrible and heart-wrenching details, the writer makes a highly effective comment, that is, never again should these terrible nuclear weapons be used, no matter what happens. Only when mankind renounces the use of these nuclear weapons will the souls of my friends rest in peace. Students, वो क्या कहते हैं कि ये जो terrible nuclear weapons हैं, ये किसी भी सूरत में इस्तेमाल दोबारा नहीं किए जाने चाहिए. सिर्फ तब जबकि इंसानियत इन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को छोड़ देगी, तब ही उसके फ्रेंड्स की रूहों को सुकून मिलेगा. And if you ask me that how has this essay affected me, then I would say that for all the sensitive readers, it is very difficult for them to help shedding tears and lamenting over the plight and over the wretchedness of these poor people. As far as I'm concerned, this essay has deeply affected me. All the devastating effects and after effects of the atomic explosion described in this essay, they are really horrible.
You can notice, girls, that there were the scenes of dead bodies lying everywhere, and the scenes of crying women in the fields, of the black and burnt bodies with the white edges of bones, and of the loss of so many friends of the writer. All these things are really heartrending, they are really moving. And I am feeling a deeper sense of pity for all those poor people. And I do agree with the writer's idea of immediately putting to an end the use of these terrible nuclear weapons. And previously, I used to think that nuclear weapons are necessary as far as a better defense of a country is concerned. But after reading the details of this great destruction that happened to those poor people, my thinking of the nuclear warfare has now completely changed. Now I am also thinking that the writer's concept that never again should these nuclear weapons be used no matter what happens, I totally agree with this. Now, students.